जय माता दी। कई लोगों ने प्रश्न किया कि सर ये गोचर क्या होता है, हमें बताइए कि गोचर का कुंडली से क्या लेना देना। हमने तो कुंडली में देख लिया, तो गोचर कैसे कुंडली के परिणामों को बदल सकता है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि कुंडली होती क्या है। कुंडली कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ सेलेस्टियल ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू योर बर्थ पोजीशन। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपने जिस स्थान पे जन्म लिया, जिस कोऑर्डिनेट पे जन्म लिया, जैसे आपने जन्म दिल्ली में लिया तो उसका एक कोऑर्डिनेट है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। उस कोऑर्डिनेट से रिस्पेक्टिव में जिस समय आपने जन्म लिया उस समय 9 ग्रहों की क्या स्थिति थी, इसलिए बन गया आपकी कुंडली। कुंडली बेसिकली होती है सर्कुल फॉर्म में, लेकिन क्योंकि उसके बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे कैलकुलेशंस है विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑर्बिट्स, इसलिए उसको जो ज्योतिषियों ने या ऋषि मुनियों ने स्क्वायर फॉर्म में बना दिया कि एक रेक्टेंगल शेप दे दिया गया। क्योंकि आप देखेंगे एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, उसी 360 डिग्री को एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जो आपने जन्म लिया, जैसे उदाहरण के लिए मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल एक तुला लग्न की कुंडली लेता हूँ। आपने जन्म लिया, जन्म के समय जो ग्रह जिस स्थान पे थे उस हिसाब से आपकी कुंडली बनेगी। ठीक है, ईस्ट पोजीशन के हिसाब से जो ईस्टवर्ड पोजीशन होगा वो लग्न की डिग्री आ जाएगी। उसके बाद हर घर को 30-30 डिग्री दे दिया जाएगा। देखिए ये सब मैंने पहले भी एक बार एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन गोचर समझाने के लिए आपको एक बार फिर से रिकॉल करना आवश्यक हो जाता है। तो जैसे ये 30 डिग्री, ये 30, ये 30, ये 30, ये सभी भाव 30-30 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें सूर्य, शनि, चंद्र, राहु, केतु, मंगल, बृहस्पति अर्थात गुरु, शुक्र, सभी ग्रह कोई ना कोई पोजीशन ले लेंगे। वो पोजीशन कैसे लेंगे? सपोज जन्म के समय ये आपका लग्न हुआ, तुला लग्न की कुंडली बनी, और उस समय लग्न से ठीक विपरीत दिशा में एकदम अपोजिट साइड में राहु बैठा हो, तो केतु यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि राहु केतु एक दूसरे के एंटी चलते हैं हमेशा। ठीक है, उसका सपोज सूर्य बैठा है 4th हाउस में, वो यहाँ आ जाएंगे। तो जो जैसी उस समय ओरिएंटेशन होगी आपकी कुंडली बन गई। अब आप कहोगे गोचर क्या हुआ? बेसिकली जिस समय आपने जन्म लिया, जिस काल में आपने जन्म लिया, जिस तारीख को आपने जन्म लिया, उस समय का गोचर आपकी जन्म कुंडली बनी। आप समझिए, गोचर इज नथिंग बट द करंट ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स विथ रिस्पेक्ट टू द बेस आवर अर्थ। तो अगर मैं गोचर की बात कहूँ, आपने सुना होगा बीच में अभी कि शनि देव गोचर में अस्त हो गए, अर्थात इस समय जो भी बच्चा जन्म ले रहा है उसके कुंडली में शनिदेव अस्त पाए जाएंगे। आप समझ गए होंगे मैं कहने का तात्पर्य क्या हुआ। ऐसे ही इस समय आप देखेंगे, अगर गोचर की बात कहे तो ये समझो ये आपकी कुंडली है तुला लग्न की जो भी बन गई। इस समय ये गोचर क्या कहता है कि सभी ग्रह 10 नंबर मकर और 11 नंबर कुंभ के आसपास घूम रहे हैं, जबकि राहु केतु 8 और 2 में है, अर्थात इस समय कालसर्प दोष बन रहा है पिछले कई महीनों से। हाँ, हालांकि चंद्र बहुत फास्ट है, क्योंकि आपको पता है चंद्र एक महीने में पूरा एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, बट अभी कुछ 2-4 दिन पहले ही मैंने देखा था कि कालसर्प दोष था। तो अभी पोजीशन ऐसी है कि शनिदेव और सूर्य दोनों मकर राशि में यहाँ बैठे हुए हैं। तुला लग्न के लिए यहाँ हो जाएगा, अर्थात 10 नंबर किसी भी लग्न की कुंडली में जहां पे भी 10 नंबर होगा, इस समय गोचर में सूर्य और शनि साथ में नजर आएंगे, और शनिदेव अस्त नजर आएंगे 23-24 तारीख तक। तो 23-24 तारीख तक जो भी बच्चे पैदा होंगे उन सब के कुंडली में शनिदेव अस्त मिलेंगे आपको। यह है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बृहस्पति इस समय कुंभ में है। ठीक है, तो तुला लग्न वालों की कुंडली में बृहस्पति यहाँ पे चल रहे हैं गोचर में। अब एक केस लेते हैं, उदाहरण लेते हैं हम लोग
कि किसी की कुंडली में बृहस्पति छठे का कारक है, अर्थात तुला लग्न कुंडली में बृहस्पति छठे का कारक हुआ, क्योंकि बृहस्पति के पास 2 हाउसेस है, 9 एंड 12। तो 6th हाउस होने की वजह से और 3rd हाउस होने की वजह से उसकी पोजीशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि छठे का लॉर्ड दशा में अच्छे परिणाम नहीं देता है। ये मैंने कुछ दिनों पहले भी एक सेशन आपको दिया था। तो अगर छठे का लॉर्ड अच्छा परिणाम नहीं देगा और गोचर में छठे का लॉर्ड 5th हाउस में है, छठा घर किसके लिए होता है? छठा घर किसके लिए होता है? रोग, ऋण, शत्रु। ठीक है। और सपोज किसी की कुंडली में तुला लग्न की कुंडली है, उसके लग्न के समय, उसके जन्म के समय उसके जो बृहस्पति है वो 2nd लॉर्ड हाउस में थे। तो 2nd हाउस में होने की वजह से, मतलब इस पोजीशन में होने की वजह से बृहस्पति कहीं ना कहीं कारक तत्व किसको बनाएगा? धन, वाणी, कुटुंब। लेकिन वो 6 का मालिक है, तो अगर बृहस्पति की दशा है तो परिणाम किसका देगा? वो रोग, ऋण, शत्रु का परिणाम देगा। कारक तत्व की संधि कहाँ, किस क्षेत्र का? धन, वाणी और कुटुंब के क्षेत्र में। ठीक है। अब गोचर में अगर बृहस्पति तुला राशि में 5th हाउस में बनता है, तो 5th हाउस किसके लिए है? ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब अगर उसको रोग देगा तो 5th हाउस से रिलेटेड रोग आएंगे। 5th हाउस किसके लिए? लीवर के लिए है, पेट संबंधित बीमारियां हैं। आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद 5th हाउस और किसके लिए है? 5th हाउस ज्ञान के लिए, विद्या के लिए है। उससे संबंधित प्रॉब्लम आएंगी, वहाँ पे उसको शत्रु उसको निगेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा था, जब भी हम कुंडली देखते हैं हम 3 परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। पहला है आपकी लग्न कुंडली, जब आपने जन्म लिया। दूसरा है दशा चक्र, दशानाथ की भूमिका विथ रिस्पेक्ट टू सभी वर्ग चार्ट D1 से लेकर D60 तक। हालांकि यूजुअली D10 के ऊपर जो चार्ट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए टाइम में। अगर 10 मिनट से ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है तो D10 भी फेल हो जाता है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल अभी कुछ दिनों पहले ही आपको बताया था। इसके पश्चात जो तीसरी जो मेन भूमिका निभाते हैं वो होते हैं गोचर। अगर गोचर में कोई ग्रह ठीक पोजीशन में बैठा है तो भले वह ग्रह अकारक होगा, आपको उसका लाभ मिलेगा। 100% कहता हूँ मैं। उदाहरण के लिए अगर गोचर में कोई ग्रह शुभ है, जैसे अभी बृहस्पति पंचम में तुला लग्न वालों के लिए, लेकिन किसी और लग्न के लिए, जैसे कि मैं बोलूँ कन्या लग्न के लिए, इस समय बृहस्पति कहाँ पे? छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो ऑलरेडी 6 पे बैठ चुके हो। ठीक है। और भी शनि के घर में, क्योंकि अगर मैं इसे मिथुन लग्न बना दूं तो एक एक नंबर खिसक जाएगा, तो ये जो 11 नंबर यहाँ आ जाएगा। और इस समय कुंभ में बृहस्पति विराजमान है। तो ऐसी कंडीशन में बृहस्पति भले किसी के कुंडली में शुभ है, लेकिन गोचर में वो इस समय तकलीफ दे रहे होंगे, तो जो रिजल्ट होंगे वो वापस से विपरीत हो जाएंगे। लेकिन गोचर का जो प्रभाव है अल्पकालीन होता है, दशा का प्रभाव दीर्घकालीन होता है। दशानाथ जो होते हैं, जब तक उनकी दशा होगी, जैसे बृहस्पति की दशा अगर मैं कहूँ 16 वर्षों के लिए है, तो 16 वर्षों तक उनका परिणाम नेगेटिव रहेगा। हाँ, हालांकि अंतर्दशा पंचंतर दशा के जो नाथ होंगे वो भी अपने कारक तत्वों के हिसाब से प्रभाव डालेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्य प्रभाव बृहस्पति का ही होगा। तो आपको समझ गया होगा गोचर क्या होता है। गोचर इज नथिंग बट द करंट पोजिशनिंग ऑफ द प्लैनेट विथ रिस्पेक्ट टू द बेस, जहाँ पे आप लोग स्थित हो। और इस समय जो भी जन्म लेंगे ये उनकी जन्म कुंडली कहलाएगी। तो जब भी हम किसी इंसिडेंट को स्टडी करते हैं, किसी कारक तत्व को स्टडी करते हैं, हम हमेशा जन्म कुंडली को बेस मानते हैं। जन्म कुंडली में उस ग्रह की पोजीशन क्या है, उसके बाद दशानाथ की पोजीशन और दशानाथ का रिलेशन उन ग्रहों से कैसा है जो भी नकारात्मक ग्रह है, जैसे चंद्र अगर नीच का बैठा है, ठीक है, तो जिसकी दशा चल रही है क्या उसकी दृष्टि उस पर डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं गोचर पे। गोचर के परिप्रेक्ष्य में क्या संभावनाएं नजर आती है, क्योंकि कई बार दशा बड़ी विपरीत होती है लेकिन गोचर बस किसी को काम बन जाता है। अभी एक केस ऐसे ही था कि उसकी दशा विपरीत चल रही थी, लेकिन राहु केतु उच्च के चल रहे हैं, आपको पता होगा, और उसकी कुंडली में भी योग कारक है। इस कारण से वह व्यक्ति विदेश चला गया, लेकिन वह अवधि राहु केतु केवल 1.5 साल के लिए होता है। आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि राहु केतु
18 साल में उनका पूरा साइकिल होता है। सबसे स्लोएस्ट कौन है? शनिदेव, उसके बाद राहु केतु, उसके बाद बृहस्पति। ठीक है, तो ये इनका साइकिल है सबसे स्लोएस्ट। और सबसे फास्टेस्ट कौन है? वो है हमारे चंद्र महाराज। तो आप समझ चुके होंगे गोचर का तात्पर्य क्या होता है, गोचर क्या होता है। मैं और भी एग्जाम्पल कुंडली के माध्यम से भी कुछ केसेस में लेके दिखाऊंगा आने वाले दिनों में कि हम गोचर से कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, जय माता दी।